हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिस्काउंट फ्री क्लासेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं काव्य की परिभाषा के बारे में और काव्य के प्रबंध के बारे में और रस और अलंकार के बारे में। तो ये सभी बात करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य की परिभाषा। छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है। मतलब छंद से बनी हुई रचना काव्य कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। आचार्य रामप्रसाद शुक्ल के अनुसार कविता श्रेष्ठ सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंधों की रक्षा और निवास का साधन है। मतलब ये हुआ कि वो इस जगत के अनंत रूपों, अनंत व्यवहार और अनंत चेष्टाओं के साथ हमारे मन की भावनाओं को जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं काव्य के भेद। काव्य के मतलब दो भेद माने गए हैं। सबसे पहले श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य तो दोस्तों जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद प्राप्त किया जाए वह श्रव्य काव्य है। मतलब ये कि जिस काव्य को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो श्रव्य काव्य कहलाता है। श्रव्य काव्य के दो भेद माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के बारे में बात करते हैं। प्रबंध काव्य वो काव्य रचना कहलाती है जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है। मतलब एक चेन जैसे एक के बाद एक जुड़ी होती है और इसके छंदों का संबंध पूर्वापर होता है और मतलब पहले वाले छंद पर ही निर्भर होता है। प्रबंध काव्य भी दो प्रकार के माने जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या है? तो महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवनी की कथा होती है। मतलब पूरे जीवन की कथा होती है। इसमें कई सर्ग होते हैं, कई रस होते हैं। मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती है। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार, वीर अथवा शांत होता है। और हिंदी की कुछ महाकाव्य और उनके रचयिता के नाम हम आपको बता रहे हैं। अब खंड काव्य की बात कर लेते हैं। तो खंड काव्य में जीवन का खंड चित्रण होता है। मतलब किसी एक छोटे भाग का चित्रण होता है। इसका नायक यशस्वी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीर और ज़्यादा ही शक्तिशाली होता है। और सीमित क्लेवर में इसकी कथा अपने आप में पूर्ण होती है। मतलब कहानी छोटी होती है लेकिन ये अपने आप में एक पूर्ण होती है। और हिंदी के प्रमुख खंड काव्य और उनके रचयिता के नाम बता रहे हैं हम आपको। अब इसके बाद बात करते हैं हम मुक्तक काव्य की। तो मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद जो होता है वो स्वयं में पूर्ण होता है। मतलब हर एक छंद में अपने आप में एक पूर्ण होता है और पूर्वापर संबंध से मुक्त होता है। ये पहले वाले किसी भी छंद से कोई भी नाता नहीं रखता है और उस पर निर्भर नहीं होता है। अब हम रस की बात करते हैं। रस जो है इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, जिसका आश्वासन किया जाए वही रस है। मतलब जो हम महसूस करें वही रस है। रस का मतलब हुआ आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला आनंद ही रस है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से होती है। रस काव्य की आत्मा माना गया है। अगर रस ना हो तो काव्य की शोभा ही नहीं होगी। इसलिए रस के चार अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव माने गए हैं। तो स्थायी भाव क्या है? तो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाला भाव स्थायी भाव होता है। मतलब जो मनुष्य के हृदय में भाव ठहर जाता है उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव भी 9 प्रकार के होते हैं, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय एवं निर्वेद माने गए हैं। कुछ विद्वान देव विषयक प्रेम और वात्सल्य भाव को भी स्थायी भाव मानते हैं। तो विभाव क्या है? स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीप्त करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। और विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन क्या है? विभाव जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं।
जैसे वन में शेर को देखकर डरने का आलंबन विभाव शेर होगा। उद्दीपन विभाव क्या है? तो जागृत स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारण उद्दीपक विभाव कहे जाते हैं। जैसे वन में शेर देखकर भयभीत व्यक्ति के सामने ही शेर जोर से दहाड़ मार दी तो दहाड़ भय को उद्दीप्त करेगी, यही उद्दीपन विभाव होगी। और तीसरा है अनुभव। स्थायी भाव को जागृत होने और उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। जैसे वन में शेर को देखकर डर के मारे कांपने लगा, भागना, ये सब अनुभव के अंदर आते हैं। अनुभव में कायिक, वाचिक, मानसिक रस 9 प्रकार के माने गए हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण, हास, रोध, भयानक, विभत्स एवं अद्भुत रस। अब बात करते हैं हम अलंकार के बारे में, तो इसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं। काव्य में भाव और कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपकरण जो होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। भेद: जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्द अलंकार, और जिनसे अर्थ में चमत्कार पैदा होता है वो अर्थ अलंकार कहलाते हैं। शब्द अलंकारों में प्रमुख अनुप्रास, यमक और श्लेष है, और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक। अलंकार के परिचय के बारे में हम आपको बताते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, इसका लक्षण है जहाँ किसी युक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाए, मतलब थोड़ा अलग लिया जाए, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन तुम हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाई, यहाँ राधा ने घनश्याम का अर्थ जानते हुए भी श्री कृष्ण न लगाकर बदल दिया है, मतलब ये कि वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, इसका लक्षण है जहाँ कोई बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग, यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है, अतः ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अनियोक्ति अलंकार की बात करते हैं। इसका लक्षण जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए वो अनियोक्ति अलंकार होता है। अब बात करते हैं हम छंद की। छंद की परिभाषा है, छंद का शब्दार्थ होता है बंधन, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों से नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। और छंद के अंग होते हैं वर्ण अक्षर को कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। और लघु वर्णों के बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे का, उ, नी, हा आदि। और दीर्घ वर्णों के बोलने में कुछ ज़्यादा समय लगता है, जैसे तू, आ, पो आदि। मात्रा वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। मात्रा 2 प्रकार की होती है, पहला लघु और दूसरा दीर्घ। लघु वर्ण की 1 और दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं। लघु का चिन्ह ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और दीर्घ का चिन्ह एस होता है, मतलब लघु का चिन्ह आई और दीर्घ का चिन्ह एस होता है। और तुक छंद की प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम भाग की समान ध्वनि तुक कहलाती है। छंद के भेद, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंद होता है जिन शब्दों में मात्रा की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं, और वार्णिक छंद जिन शब्दों में वर्णों की गणना की जाती है वे वर्णिक छंद होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए।